हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें जो अनुसूचियां हैं उसके बारे में आज अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं टोटल 12 अनुसूचियां होती हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है। उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग एक एक करके सभी अनुसूचियों को डिस्कस करेंगे और एक एक करके सभी अनुसूचियों को यहाँ पे समझेंगे और उस ट्रिक के माध्यम से इसे याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि शेड्यूल क्या होते हैं। शेड्यूल में टोटल आपको 12 अनुसूचियां दी गई हैं। पहले हमारा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन संविधान संशोधन करके 8 से इसमें और नए 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो वो और नए 4 अनुसूचियां कौन कौन से थी, तो एक एक करके सभी अनुसूचियों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज अपने एक इंडिपेंडेंट टॉपिक पे जिसका नाम है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालिए शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी भारतीय संविधान की अनुसूची। तो इसमें हम लोग बाइलैंग्वेज यूज़ करेंगे, यानी कि हिंदी में भी आपको चीज़ें बताई जाएगी, साथ ही लिखेंगे इंग्लिश में, साथ ही हिंदी में भी आपको यहाँ पे सभी फॉर्म यहाँ पे समझाए जाएंगे ताकि आपको परेशानी ना हो, आप किसी भी मीडियम से रहें। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये अनुसूची, ये शेड्यूल्स होते क्या है। ठीक है, तो ये हमारा आज का इंडिपेंडेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग अनुसूचियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये शेड्यूल्स क्या होते हैं। तो शेड्यूल्स हम लोग जानते हैं, इसे हिंदी में अनुसूची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुसूची कहा जाता है। तो शेड्यूल्स है तो यहाँ पे अनुसूचियाँ होगी। तो ये अनुसूचियाँ का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो हमारा जो संविधान है पहले समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक प्रकार का बुक है। क्या है? एक प्रकार का ये हमारा बुक है। तो ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इस संविधान में कई सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं, टोटल भाग दिए गए, कई सारे पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें जो पार्ट्स दिए गए हैं, आर्टिकल्स दिए गए हैं, इसमें प्रियम्बल है, साथ ही शेड्यूल है। तो मान लीजिए ये एक बुक है और इस किताब का जो फ्रंट पेज है, यानी जो सबसे पहला पेज है, इंट्रोडक्शन पेज है, उसमें प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के बारे में जानकारी दी गई है। और इस किताब का जो बीच वाला भाग है उसमें कई सारे पार्ट्स है, कई सारे पार्ट्स में अनगिनत, यहाँ पे अनगिनत नहीं बोल सकते, कई सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे कि पार्ट बाई पार्ट डिवाइड किया गया है। उस पार्ट्स में भी आर्टिकल्स दिए गए हैं जो कि अलग अलग विशेष प्रावधान से संबंधित है, एक एक चीज़ का उल्लेख दिया गया है। साथ ही इसका जो बचा हुआ भाग है, यानी जो एडिशनल पार्ट है, यानी जो एडिशनल चीज़ें हैं, उसे शेड्यूल में यानी अनुसूचियों में रखा गया है। ठीक है, अनुसूचियों में रखा गया है। तो सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं शेड्यूल क्या है? एक प्रकार का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। क्या करता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। तो जो भी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो एसएससी एस्पिरेंट हो, ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, बीपीएससी एस्पिरेंट हो, किसी भी स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट हैं, साथ ही जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सभी एग्जाम्स में इस शेड्यूल से संबंधित, अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस पे विशेष चर्चा की जा रही है, अच्छे से डिटेल में आपको बताया जा रहा है। तो क्लास को अंत तक आराम से देखें। तो थोड़ा सा अगर इसका एक सिंपल डेफिनेशन ले अनुसूची के बारे में, एक सेकेंड इसको इरेज करते हैं। अगर इसका सिंपल डेफिनेशन लिया जाए अनुसूची के बारे में, तो इसे संविधान के अलग अलग, अगर इसका सिंपल डेफिनेशन ले तो इसका कहना है कि इसमें संविधान के अलग अलग, ठीक है, लिखेंगे इसमें संविधान के अलग अलग बोला जाए तो ये संविधान का अतिरिक्त प्रावधान होता है। पहली बात तो ये संविधान का क्या होता है? ये संविधान का एक अतिरिक्त, कैसा अतिरिक्त प्रावधान है? सिंपली हम लोग ऐसे इसको बोल सकते हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग जानते हैं आर्टिकल जो 52 है, ठीक है, अनुच्छेद जो 52 है, इसमें राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख दिया गया है कि राज्य का एक राष्ट्रपति होगा, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जो हमारी अनुसूची है उसमें आप लोग देखोगे, जो हमारी अनुसूची है जिसमें इम्यूलमेंट्स के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में?
इमोलमेंट्स। तो इमोलमेंट्स हो गए, साथ ही जो भी प्रिविलेजेस हो गए, साथ ही यानी राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख तो आर्टिकल में भी है, लेकिन इनसे जुड़ी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जैसे राष्ट्रपति के जो वेतन है, जो पेंशन है, जो भत्ते हैं, अलाउंस है, उसके बारे में जानकारी अनुसूची में ऐड की गई है, शेड्यूल्स में ऐड किए गए। तो ये एक प्रकार का बेस्ट एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए कि जितने भी हमारे आर्टिकल्स दिए गए हैं उससे संबंधित कुछ विशेष या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि उसे अनुसूचियों में रखा गया है। ठीक है, इसे समझने का ये बेस्ट तरीका है। तो अगर इसके बारे में लिखें कि इसमें संविधान के अलग अलग पहलुओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी है, सिंपली हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, संविधान से जुड़ी इसमें अलग अलग पहलुओं की विस्तृत जानकारी है। तो ये जो शेड्यूल है, ये क्या है, इसका डेफिनेशन ले लें। ठीक है, तो ये एक प्रकार का बोले तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ एन एक्ट, ये एक एक्ट का अधिनियम का भाग है। ठीक है, तो सिंपली इसको लिख सकते हैं इट इज़ ए पार्ट ऑफ एक्ट, यानी शेड्यूल इज ए पार्ट ऑफ एक्ट जो क्या कंटेन करता है, डेट कंटेन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, डेट हैज़ नॉट मेंशन इन, डेट हैज़ नॉट बीन रिटन इन, या फिर मेंशन भी बोल सकते हैं, इन द बॉडी ऑफ द लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट। ठीक है, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, इसके तहत आप समझ सकते हैं कि ये जो शेड्यूल है एक प्रकार का ये अधिनियम का भाग है जिसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये कंटेन करता है, कैरी करता है, जो कि ये एक प्रकार का बोला जाए तो कि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में इसे ना रख करके इसे शेड्यूल में रखा गया है, और ये एक प्रकार का बोला जाए तो एक लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, सिंपली ये संविधान के अलग अलग पहलुओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी होती है, तो ये इसका सिंपल डेफिनेशन है। और अगर बात करें इस शेड्यूल की, ठीक है, तो वाट समझ में आया, कैसे की बात करें, हाउ मेनी, यानी कितने कुल शेड्यूल्स हैं, ये तो सभी जानते हैं कि टोटल 12 शेड्यूल्स होते हैं, ये सभी को पता होता है। लेकिन हमारे मूल संविधान में, ओरिजिनल संविधान में केवल पहले 8 ही शेड्यूल्स थे। जैसे कि जब 1950 की बात करें, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है, उस दौरान 8 ही अनुसूचियाँ हुआ करती थी, लेकिन 4 और नई अनुसूचियों को जोड़ा गया, यानी संविधान का जो मूल रूप था उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो संविधान संशोधन करके 4 और अनुसूचियों को इसमें जोड़ा गया, और अनुसूचियां संविधान का एक अहम हिस्सा होती है। क्या होती है, एक अहम हिस्सा होती है, याद रखेंगे अनुसूचियां। और ये भारत को नियंत्रित करने वाली एक प्रकार का बोल सकते हैं, ये एक कानूनी ढांचा भी है। क्या है, कानूनी ढांचा भी इसे बोल सकते हैं, और ये एक अहम हिस्सा है भारतीय संविधान का। ठीक है, और वाट समझ में आ गया, हाउ मेनी समझ में आ गया, कितने अनुसूची हैं, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों है, तो ये तो समझ में आ रहा है, टैबुलेशन एंड एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, क्यों बनाया गया, और यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन को इसमें ऐड करने के लिए नए नए प्रावधान इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये था हमारा शेड्यूल। अब आगे बढ़ते हैं कि शेड्यूल जो टोटल 12 अनुसूचियां हैं, इसे याद करने का ट्रिक कौन कौन सा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। उससे पहले आप क्या कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चले। तो जो अगला जो इसके बाद डिस्कस करेंगे, तो इस अनुसूचियों को याद करने का एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक, एक छोटा सा ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आप लोग सभी इस ट्रिक के बारे में जानते होंगे। ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप टोटल 12 अनुसूचियों को याद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये अनुसूचियां, ये कुल जो 12 अनुसूचियां हैं, इसमें किस चीज़ का उल्लेख दिया गया है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अनुसूची 3 में किसका उल्लेख है, अनुसूची 4 में किसका उल्लेख है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके सभी अनुसूचियों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग इस ट्रिक पे आ जाएंगे। तो पहले आइए इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले इसका याद करने का ट्रिक क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो अब एक एक करके सभी अनुसूचियों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ट्रिक्स
टू रिमेंबर, ट्रिक्स टू रिमेंबर ऑफ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले टीयर्स का टी लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? टीयर्स का टी लेंगे। इसको थोड़ा बोल्ड लेते हैं, टीयर्स का टी लेते हैं। ठीक है, ये है टी। तो इस टी से हम लोग क्या समझेंगे? तो सबसे पहला है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम का, यानी जो पहला शेड्यूल है, यहाँ पे नंबरिंग भी ले लेते हैं, ये है पहला शेड्यूल। हमारे टोटल 12 अनुसूची का पहला शेड्यूल है, जो कि क्या डिस्क्राइब करता है? द नेमिंग ऑफ, क्या डिस्क्राइब करता है? टेरिटरी और स्टेट को। द नेमिंग ऑफ, सिंपली लिखते हैं द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को शॉर्ट में यूटी लिख लेते हैं। ठीक है, यूटीज लिख लेते हैं। यानी भारतीय संघ और राज्यों का उल्लेख अनुसूची 1 में दी गई है। किसमें? अनुसूची 1 में दी गई, यानी जो भारतीय राज्य है, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो शुरुआत में जो अभी है, जो 28 राज्य देखते हैं, शुरुआत में 28 राज्य नहीं थे, बहुत ही अलग अलग स्टेट को इसमें जोड़ा गया है। संविधान संशोधन करके उसे भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये सब बहुत लंबा प्रोसीजर के बाद आज ये आप 28 राज्य देख पाते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो पहला जो अनुसूची है, जो पहला अनुसूची आप देख रहे हैं, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, क्लियर। वहीं दूसरी अनुसूची की बात करें, शेड्यूल 2, तो टीयर से टी ई। ठीक है, ई से क्या दिया गया है? इम्यूलोमेंट्स। क्या दिया गया है? इम्यूलोमेंट्स। यानी सिंपली इसको लिख सकते हैं प्रोविजन रिलेटेड टू अलाउंस, प्रिविलेज एंड इम्यूलोमेंट्स। ठीक है, इम्यूलोमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स यानी राज्यपाल, चेयरमैन जो स्पीकर्स होते हैं, और जो जजेस होते हैं, जिसमें से सीएजी, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल में शामिल है। तो ये जो अनुसूची 2 है, यानी जो शेड्यूल 2 है, उसमें किसका उल्लेख है? प्रोविजन दिया गया है। इसमें तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है। क्या है? स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और इसमें इम्यूलोमेंट्स, प्रिविलेज और यहाँ पे अलायंस की बात की गई है। यानी भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, जो भी स्पीकर होते हैं, जो भी जजेस हैं, और कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख इसमें किया गया है। किसमें? अनुसूची 2 में। तो याद रखेंगे, यानी भारत के जितने भी राजनीतिक पद हैं, उस पर बैठने वाले जो अधिकारी हैं, यानी बैठने वाले जो लोग हैं, उन्हें मिलने वाले जो पेंशन है, वेतन है और जो भत्ते हैं, उसका उल्लेख अनुसूची 2 में किया गया। ठीक है, क्लियर। अब अनुसूची 3 में आते हैं। 2 तो समझ में आ गया, अब अनुसूची 3 में आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? टीयर्स में ए आता है, टीयर्स ए से। अब इसमें क्या आएगा? ओथ एंड अफर्मेशन। क्या आएगा? ओथ्स एंड अफर्मेशन, ओथ्स एंड अफर्मेशन। यानी कि जो पदभार संभालने वाले जो लोग होते हैं, पदभार जो संभालने वाले लोग होते हैं, उनसे वो जो पद पर, अपने पद पर जब वो ग्रहण करते हैं, यानी पद को ग्रहण करते हैं, उससे पहले उन्हें शपथ दिलाई जाती है। तो उसी ओथ और अफर्मेशन से संबंधित जो जानकारी है, जो ओथ और अफर्मेशन की बात, जो कि अनुसूची 3 में दी गई है। ठीक है, तो सिंपली आपसे पूछा जाएगा ओथ एंड अफर्मेशन जो है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में इसका उल्लेख है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन में आपका अनुसूची 3 दिया रहेगा, तो ऑप्शन इसका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन का उल्लेख किसमें है? अनुसूची 3 में। क्लियर। आगे चले, नेक्स्ट है अनुसूची 4। ठीक है, तो इसमें आर हो जाएंगे, टीयर्स होने वाला है। तो अनुसूची 4 में क्या है? तो इसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है? एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूटीज इन द राज्यसभा, इन द राज्यसभा। तो सिंपली जो अनुसूची 4 है,
उसमें जो राज्यसभा की जो सीटें हैं यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ये जो आप देख रहे हैं ना, एलोकेशन ऑफ सीट फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अब जिस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उस राज्य से राज्यसभा की सीट उस स्टेट से क्या होगी, अधिक होगी। तो ये किस पे निर्भर करती है, उस राज्य के यूनियन टेरिटरी के पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसमें राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन का उल्लेख जो कि अनुसूची 4 में दी गई है, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, 5वीं जो अनुसूची है, ठीक है, जिसमें एस है, टीयर्स हो गए हमारे टीयर्स। तो एस से क्या है, ये है शेड्यूल्ड एरिया से संबंधित, यानी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, क्या, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये जो अनुसूची 5 है, ये अनुसूचित जो क्षेत्र है उसके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो अनुसूची 5 में किए गए हैं, याद रखेंगे। ठीक है, यानी जो भी शेड्यूल एरिया, जो भी अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, जो भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उस प्रशासन को और साथ ही इनके क्षेत्र को नियंत्रण के लिए ये अनुसूची 5 में शामिल की गई है। ठीक है, टीयर्स हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट 3 और ओल्ड पीएम। ठीक है, तो पहले ओल्ड डिस्कस करेंगे। तो जो 6ठी अनुसूची है वो है ओ। ठीक है, अब देखते हैं ओ से क्या होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अदर शेड्यूल एरियाज, यहाँ पे शेड्यूल एरियाज आ गए हैं। ठीक है, जिसमें कई सारे स्टेट शामिल हैं, जितने भी पूर्ववर्ती क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र हैं, जैसे मिजोरम हो गया, असम हो गया। तो इन क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेशन और उसके कंट्रोल का नियंत्रण बोल सकते हैं। तो ये अदर शेड्यूल एरिया से संबंधित भी है, यानी अदर शेड्यूल एरिया, यानी अदर जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं। ठीक है, अदर शेड्यूल ट्राइब्स, जैसे कि उसमें असम आ जाएगा, असम क्षेत्र के शेड्यूल ट्राइब्स, साथ ही मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, क्या, मिजोरम। तो ये कुछ ऐसे पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं। तो इन जो अदर ट्राइबल्स एरिया है, यानी जो अदर शेड्यूल ट्राइब्स जो क्षेत्र है, वहाँ का प्रशासन और वहाँ का कंट्रोल, नियंत्रण, यानी जो अदर शेड्यूल ट्राइब्स आ जाएंगे, वो अनुसूची 6 में उसे रखा गया है, जिसे ट्रिक ओ दिया गया, यानी अदर शेड्यूल ट्राइब्स, याद रखेंगे, पूर्वोत्तर भारत वाले जो ट्राइबल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ओ हो गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 7वीं अनुसूची, जिसका उल्लेख एल से है। ठीक है, सॉरी, एफ से है, टीयर्स ऑफ, तो ये एफ होगा। अब एफ से क्या होगा, फेडरलिज्म, क्या होगा, फेडरलिज्म। इसमें फेडरलिज्म का उल्लेख है। फेडरलिज्म बोले तो 3 टाइप के आपको इसमें लिस्ट देखने को मिलेंगे, सूची देखने को मिलेगी। एक होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, और तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो इसमें आपको फेडरलिज्म में 3 टाइप के लिस्ट देखने को मिलेंगे, और इन तीनों लिस्ट के अंतर्गत यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार लॉ बनाता है, साथ ही जो कंकरेंट है इसमें यूनियन और स्टेट दोनों मिल करके कानून बना सकते हैं। इसके लिए इन तीनों क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के विषय रखे गए हैं, जैसे एजुकेशन हो गए तो इसमें कंकरेंट लिस्ट लॉ बना सकता है, साथ ही यूनियन में देखिए डिफेंस से संबंधित और फॉरेन अफेयर से संबंधित सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है। तो इस प्रकार से तीनों क्षेत्रों में यहाँ पे अलग अलग विषय रखे गए। तो सिंपल फेडरेशन का मतलब क्या हुआ कि सेपरेशन ऑफ पावर, क्या, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी स्टेट के बीच एंड यूनियन के बीच पावर का सेपरेशन, जिसे हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं, उसका उल्लेख करता है, जिसमें 3 टाइप्स के लिस्ट दिए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग पावर का सेपरेशन किया जाता है। ठीक है, यानी राज्य और संघ के बीच शक्तियों का विभाजन और इन 3 सूचियों के माध्यम से विस्तृत की गई है, सिंपल बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब 8वीं जो अनुसूची है जो ओ है, ठीक है, ओ से 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रखा गया है। किसको रखा गया है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, यानी बोला जाए तो ये भारत की जो आधिकारिक भाषाओं है उसका उल्लेख आपको अनुसूची 8 में दी गई है। ठीक है, तो शुरुआती में टोटल अभी आपको 22 लैंग्वेजेस मिल जाएंगे, लेकिन शुरुआती में 22 नहीं थे, पहले 14 थे, फिर उसके बाद और नए नए संविधान संशोधन के तहत नए नए
भाषाओं को इसमें और जोड़ा गया और अभी के अकॉर्डिंग टोटल कुल 22 आधिकारिक भाषा है। ठीक है, 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, OL, L से हो जाएगा यहाँ पे लैंड रिफॉर्म। अब इसमें लैंड रिफॉर्म से संबंधित प्रावधान है। लैंड रिफॉर्म जो कि बोला जाता है कि ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, लैंड रिफॉर्म। अब ये लैंड से संबंधित प्रावधान है। इसके अंदर, इस लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत आप देखोगे तो लगभग 284 कानून इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अनुसूची 9 में लैंड रिफॉर्म से संबंधित प्रावधान है जिसमें कुल 284 कानून दिए गए हैं, शामिल है, जिसे न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त किए गए हैं और इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, अदालत में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि इसे क्या प्राप्त है, न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, याद रखेंगे। वहीं ओल्ड को कंप्लीट करते हैं, 10वीं अनुसूची है D। ठीक है, D से क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, अब ये है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, डिफेक्शन, और इसे 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत अनुसूची 10 में जोड़ा गया था। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन क्या है, यानी दल बदल के केस में, मान लीजिए आप ये एक पार्टी जीत लेते हैं और फिर अपनी पार्टी बदल लेते हैं, तो ये दल बदल के केस में आपको यहाँ पे कानूनी बोला जाए तो कार्रवाई की जा सकती है। आपके पद से आपको हटाया भी जा सकता है, फिर आप पद ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एज पर शेड्यूल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान किए गए। ठीक है, आगे चलें, 11वीं अनुसूची में आते हैं जिसे P, और जो 12वीं अनुसूची है PM। अब इन दोनों में क्या है, एक में पंचायत का प्रावधान है। अनुसूची जो 11वीं है इसमें पंचायती राज का उल्लेख है। ठीक है, और जो अनुसूची 12वीं है इसमें म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज का यानी नगर पालिका का उल्लेख है। तो पंचायती राज को एज पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत अनुसूची 11 में जोड़ी गई। वहीं नगर पालिका की बात करें तो इसे 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत अनुसूची 12 में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित जो भी बोला जाए, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पावर है, यानी जो पंचायत शक्ति है, जो ग्रामीण विकास केस हो गए, जो ग्रामीण विकास है, गरीबी उन्मूलन, सड़क बाजार से संबंधित केसेस इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। वहीं नगर पालिका की बात करें तो इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी दी गई है और ये एक प्रकार का क्या है, संवैधानिक बोल सकते हैं दर्जा इसे दिया गया है और इसमें कुल 18 विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके टोटल 12 अनुसूची हैं जो कि एक एक करके यहाँ पे आपको डिस्कस किया गया है। तो अब इसको एक बार क्या करते हैं, प्रीवियस जाके अब इस ट्रिक को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टीयर्स, पहले यहाँ पे वर्ड देखिए टीयर्स, तो टी से हो जाएगा टेरिटरी, इसको पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी को पूरा लिख लेते हैं ताकि ट्रिक आपको समझ में आए। यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए, अब ट्रिक को फॉलो करते हैं। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो टी से हो जाएगा टेरिटरी, याद रखेंगे, यानी द नेमिंग ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ई से हो जाएगा इम्यूलमेंट्स, वेतन भत्ते और पेंशन। ठीक है, ए से हो जाएगा क्या, अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन, याद रखेंगे। आर से क्या हो जाएगा, राज्यसभा में सीट का एलोकेशन। एस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब से संबंधित जो कंट्रोल है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है। ओ से हो जाएगा यहाँ पे अदर शेड्यूल ट्राइब्स जो क्षेत्र हैं उसमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल का प्रावधान है। ठीक है, और जो 7वीं अनुसूची है F, उसमें फेडरलिज्म का डिस्कस किया गया है, 3 टाइप्स के लिस्ट का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची जो O से है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची जो L से डिफाइन करता है लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। 10वीं अनुसूची डिटेंशन से संबंधित है। 11वीं पंचायत और 12वीं म्यूनिसिपैलिटीज, तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो ये टोटल आपके ट्रिक हो गए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, ये आपके ट्रिक हो गए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब इसको कैसे लिख सकते हैं,
ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, टी से हो गया टेरिटरी। अब आपको यहाँ पे खुद से लिखना होगा ताकि आपको याद हो जाए। पहला हो गया टेरिटरी। ई से क्या हो गया? इम्यूलमेंट्स, अनुसूची 2 में इम्यूलमेंट्स। ए से क्या हो गया? अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन, याद आया? अनुसूची 3, ठीक है। आर से क्या हो गया? एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, अनुसूची 4 में। एस से क्या होगा? शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन और उसका कंट्रोल। ओ से क्या हो गया यहाँ पे? अदर शेड्यूल एरिया, ठीक है, अदर जो शेड्यूल ट्राइब्स है, जो कि अनुसूची 6 में इसे रखा गया है। एफ से क्या हो गया? फेडरलिज्म, शक्तियों का बंटवारा, 3 लिस्ट में 3 भागों में बांटा गया है। ओ से क्या हो गया? 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आधिकारिक भाषाएं, ठीक है। एल से क्या हो गया यहाँ पे? एल से लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म जो कि अनुसूची 9 में दी गई है। डी से डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द डिफेक्शन। पी से हो गया पंचायत, पंचायत, और एम से हो गया म्युनिसिपैलिटीज। क्लियर? तो ये है आपके टोटल 12 अनुसूची। ये हो गई पहली अनुसूची, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, और ये 11वीं और ये 12वीं, ठीक है। तो ये सबसे बेहतर तरीका है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले सभी 12 जितने भी शेड्यूल्स हैं, टोटल 12 अनुसूचियों को आप एक बार अच्छे से देखें और एक ट्रिक लिख लीजिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, और खुद से इसमें सभी शेड्यूल्स को लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। ऐसे पढ़ेगा तो आप कभी नहीं भूलेगा। तो ये हमारा आज का इंडिपेंडेंट टॉपिक था। तो बाकी मिलेंगे अपने नए कुछ इंडिपेंडेंट टॉपिक के साथ। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।